52% है। और बिहार में जो अभी गणना हुई उसके आधार पर जो संख्या बिहार में निकल कर आई वो 64% के आसपास बिहार में ओबीसी की संख्या है। मध्य प्रदेश में भी जब आंकड़े आए तो वो भी लगभग 51% के आंकड़े आए, जिसमें कई जिले आदिवासी बाहुल्य हैं। झारखंड में भी पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट भेजा तो वहाँ भी जो आंकड़े आए वो 50% आए, जो कि आदिवासी बाहुल्य स्टेट माना जाता है। तो इस आधार पर अगर हम अलग अलग स्टेटों का भी आकलन करें और 1931 की जनगणना का और तमाम स्टेटों का जो सर्वे हुआ उनके आधार पर अगर हम लोग आकलन करें तो इस देश में जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी समाज है, इसकी आबादी 60 से 65% तक पूरे देश भर में है। मगर ये जो इतनी बड़ी आबादी है, इसको गाइड करने वाला जो संगठन होना चाहिए, इसका नेतृत्व करने वाला जो संगठन होना चाहिए और इसको सही दिशा दिखाने वाला जो संगठन होना चाहिए, उस संगठन का बड़े पैमाने पर अभाव है। और इस अभाव की वजह से बहुत सारी समस्याएं देश में हो रही हैं। ओबीसी समाज के लोगों के पास ताकत है, संख्या की भी ताकत है और भी ताकत है, लेकिन समस्या यह है कि उनको गाइड करने वाली मशीनरी जिस लेवल पर तैयार होनी चाहिए, उस लेवल पर गाइड करने वाली मशीनरी ना होने की वजह से, सही दिशा दिखाने वाली मशीनरी ना होने की वजह से उनको मिसगाइड किया जाता है। आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा और तमाम ब्राह्मणवादी ताकतों के द्वारा उनको मिसगाइड किया जाता है और उनको मिसगाइड करके अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उनका इस्तेमाल इस देश में एक लंबे समय से हो रहा है। और उसका नतीजा यह है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल करके तमाम लोग इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं, मगर पिछड़े वर्ग की जो स्थिति है वो स्थिति में कोई ज्यादा सुधार दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया उसका मकसद ये है, क्योंकि जब हम लोगों ने आकलन किया, हम लोगों ने अध्ययन किया, तो ओबीसी के नाम पर बहुत सारे संगठन रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे संगठन गैर रजिस्टर्ड हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनके कुछ पदाधिकारी भी हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब हमने इस बात को देखा तो कोई संगठित ताकत इस रूप में नहीं थी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के लोगों का नेतृत्व कर सके और सही दिशा में उनको गाइड कर सके, सही दिशा उनको दे सके और उनके हक अधिकारों के लिए कोई इतनी बड़ी फोर्स तैयार कर सके कि जो सरकारों के ऊपर दबाव बनाकर उनके हक अधिकारों को दिला सके। तो ये जो बहुत बड़ा गैप देश में था, तो पिछले कई सालों से, अभी ये 5वां उत्तर प्रदेश का अधिवेशन है, तो पिछले कई सालों से हम लोग इस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में ओबीसी के लोगों का सही तरीके का, सही गाइड करने वाला, मिसगाइड करने वाला नहीं, मिसगाइड करने वाले तो बहुत सारे लोग, गाइड करने वाला संगठन देश में राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण होना चाहिए। तो अभी हमें आपको बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि अभी तक जो 4 राज्य अधिवेशन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हुए वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुए और पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में जो 4 राज्य अधिवेशन हुए वो बड़े पैमाने पर सफल हुए। तो इस बार हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का अधिवेशन है ये हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करें।
और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी अपने कार्यकर्ताओं को, बामसेप के साथियों को और तमाम जो सहयोगी संगठन हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम किया, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी ताकत लगाकर इस अधिवेशन को बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब करने का काम किया। क्योंकि यहां जो लोग आए हैं ये कोई भीड़ नहीं है, यहां जो लोग आए हैं ये डेलीगेट आए हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया इस देश में, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग क्राउड बेस्ड संगठन नहीं बना रहे हैं, हम लोग कैडर बेस्ड संगठन बना रहे हैं। और कैडर बेस्ड जो संगठन होता है वो स्वाभिमानी होता है, वो आत्मनिर्भर होता है। तो इसलिए एंट्री के लिए भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, वो हम लोग रखते हैं। जो हमारे नए साथी आते हैं उनको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये अटपटा नहीं है, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है कि इस देश में अगर आपको परिवर्तन करना है तो फोकट में आप परिवर्तन, मुफ्त में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ये मान सम्मान स्वाभिमान से अगर आपको जीना है इस देश में, तो उसके लिए बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर लगाना पड़ेगा। नहीं तो जो लोग आपका उपयोग कर रहे हैं वो तो गाड़ी भी आपको भेज रहे हैं, पैसे भी आपको भेज रहे हैं, खाना भी आपको मुफ्त में खिला रहे हैं और भी बहुत कुछ देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपका यूज करना है, उन्हें आपको नेतृत्व करने लायक नहीं बनाना है, उन्हें आपका इस्तेमाल कर कर खुद उनको सत्ता में जाना है, जो इस देश में 75 सालों से जब से संविधान लागू हुआ है हो रहा है। तो इसलिए ओबीसी का स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर संगठन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है और खास तौर से ओबीसी के लिए ज्यादा मुश्किल काम है। वो मैं काम ये पूरे देश भर में करता हूं, तो मुझे इस बात का अनुभव है, क्योंकि हमारे ओबीसी के लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते इन मुद्दों को लेकर। बहुत सारे लोग ना समझ है, आरएसएस में है, बीजेपी में है, वो सीरियस नहीं होते तो बात समझ में आती है। बहुत सारे लोग समझदार हैं, मगर समझदार होने के बावजूद भी वो सीरियस नहीं है। हमारा दुश्मन सीरियस है कि इनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, हम सीरियस नहीं है कि हमें हमारे अधिकार मिलना चाहिए। हमारा दुश्मन सीरियस है कि उसका वर्चस्व बना रहना चाहिए। संविधान होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद ब्राह्मण कह रहा है शंकराचार्य कि कथा सुनाने का अधिकार तो ब्राह्मणों को ही है। कह रहा कि नहीं कह रहा है? तो वो अपने अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए वो त्याग कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर लगा रहे हैं, आपको मूर्ख बनाने के लिए पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। और हमारे में जो समझदार हो गए तो खुद ही समझदार बन के बैठे रहेंगे, वो तो पूरी एनर्जी आपके लोगों को, आपके लोग मूर्ख के मूर्ख बने रहें और उनके झांसे में रहें, इसके लिए वो पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आप अगर समझदार भी हो गए और अपने घर में बैठे रहे, तो फिर आपके समझदार होने से परिवर्तन कैसे हो? लेकिन खुशी की बात है कि पूरे देश भर में जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो भी बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग सामने आ रहे हैं। और अभी हमने कई राज्यों में अधिवेशन किया। अभी छत्तीसगढ़ का अधिवेशन हमने किया, झारखंड का अधिवेशन हमने किया, हरियाणा का अधिवेशन हमने किया, पंजाब का अधिवेशन हमने किया। अभी यहाँ से जाने के बाद कल दिल्ली का अधिवेशन है, फिर 29 तारीख को फिर मध्य प्रदेश का अधिवेशन है। तो लगातार, और इसके बाद भी अलग अलग राज्यों के अधिवेशन लगे हुए हैं। तो लगातार ये काम आगे बढ़ रहा है, निरंतरता में आगे बढ़ रहा है। और आज हम ये नहीं कह सकते कि ओबीसी का कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है, आज ये बात हम नहीं कह सकते। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन गया है, राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क बन गया है। क्योंकि जब हमने वामन मेश्राम साहब को यह बात कही कि देश में ओबीसी का संगठन बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बामसेप का जो नेटवर्क है
उसका पूरा उपयोग करने की आपको इजाजत है। ओबीसी का संगठन बनाने के लिए जहां जहां बामसेफ का नेटवर्क है उसका उपयोग करके आप ओबीसी का संगठन देश स्तर पर तैयार करो। तो मैं अमन मेश्राम साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और बामसेफ के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो ओबीसी का इतना बड़ा गैप था, इस गैप की भरपाई के लिए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संगठन बनाने के लिए, चूंकि बामसेफ ऑल इंडिया में ऑलरेडी है 31 राज्यों में 563 जिलों में 5000 तहसील में 15000 ब्लॉक में, तो उस नेटवर्क का जो हमने उपयोग किया तो उसकी वजह से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा 4-5 साल में ही राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन गया। अब हमको क्या करना है? ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का जन संगठन नहीं बना। राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन गया है मगर राष्ट्रीय स्तर का जन संगठन नहीं बना। तो राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन गया है, ये थोड़ा सा काम हो गया, लेकिन अभी बड़ा काम बाकी है। अगर आप इस देश में बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो बड़ा काम बाकी है, और वो बड़ा काम है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को जन संगठन बनाया जाए। जन संगठन का क्या मतलब? जन जन का संगठन, जितने ओबीसी के लोग हैं उन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हमारा संगठन है, फिर ये जन जन का संगठन होगा। उसके लिए जिला यूनिट, तहसील की यूनिट, ब्लॉक की यूनिट, न्याय पंचायत की यूनिट, ग्राम पंचायत की यूनिट, गांव की यूनिट, नीचे लेवल का संगठन बनाना पड़ेगा। इसमें ओबीसी के लोग भी हैं और हमारे SC ST के भी तमाम साथी हैं, माइनॉरिटी के भी कुछ साथी हैं। तो हम उन सबसे कहना चाहते हैं, आप चाहते हो ना ब्राह्मणवाद खत्म होना चाहिए देश से, तो अगर आप ब्राह्मणवाद देश से खत्म करना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि ब्राह्मणवाद खड़ा किसके दम पर है, मजबूत किसके दम पर है। तो अगर आप ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहते हो तो जो ब्राह्मणवाद का तंबू है उसका जो सबसे मजबूत बंबू है, वो सबसे मजबूत बंबू ओबीसी है। और जब तक ओबीसी को नहीं उखाड़ोगे तब तक ब्राह्मणवाद को उखाड़ नहीं सकते हो। तो इसलिए ओबीसी को उखाड़ना पड़ेगा, और मैं तो लगा हूं उखाड़ने में। आप लोग थोड़ा ताकत और लगा दो, लगा रहे हैं, थोड़ा ताकत और अगर आप लोग लगा दीजिए तो जैसे ही ओबीसी का बंबू उखड़ेगा वहां से तंबू धड़ाम से नीचे गिरेगा, और गिरेगा तो जो जितना ऊपर है उसको उतना चोट आएगी, जो नीचे है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शूद्र और अछूत को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो जमीन के लोग हैं, जो मुंह से पैदा होके ऊपर बैठा हुआ है उसका क्या होगा उसको चिंता करने की जरूरत है, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो तंबू है इसको उखाड़ना है, तो जो ओबीसी का बंबू उसमें मजबूती से लगा हुआ है उसको उखाड़ना पड़ेगा, तब ये गिरेगा ब्राह्मणवाद का तंबू, और तब समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित होगा। नहीं तो कहीं यादव की पिटाई होगी, तो कहीं कश्यप की पिटाई होगी, कहीं सैनी की पिटाई होगी, तो कहीं माली की पिटाई होगी, कहीं पाल बघेल की पिटाई होगी, कहीं पटेल की पिटाई होगी, सबकी होगी बारी बारी से। कहीं जाटों की होगी, कहीं वाल्मीकि की होगी, सबकी होगी। कहीं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होगी, क्योंकि अन्याय अत्याचार की विचारधारा वाले लोगों को अगर हमारे लोग ही मजबूत कर रहे हैं और उनको हम वहां से बाहर नहीं निकालेंगे तो उनकी व्यवस्था मजबूत रहेगी। तो हम कहते रहे ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो इससे थोड़ी ही होगा। हमें इस विचारधारा को नीचे लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर आज छत्रपति साहू महाराज की जयंती है तो छत्रपति साहू महाराज जो थे वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे? अच्छा, हम कब समझेंगे इस देश में ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले के साथ गलत व्यवहार किया, छत्रपति साहू महाराज के साथ गलत व्यवहार किया, बाबा साहब के साथ गलत व्यवहार किया। आज की अगर दौर में आप उठा कर देख लो, अखिलेश यादव के साथ गलत व्यवहार किया, द्रौपदी मुर्मू के साथ गलत व्यवहार किया,
रामनाथ कोविंद के साथ गलत व्यवहार किया, छोटे मोटे लोगों का तो नाम बता ही नहीं रहा, बड़े बड़े लोगों का नाम बता रहा। तो आप कब सीखेंगे और हम अपने समाज को क्या सिखाएं? तो हमें यह तय करना है कि भाई ये जो व्यवस्था है, जो 1848 में ज्योतिबा फूले गए, देखिए जब गुलामी लंबी हो जाती है, बाबा साहब क्या कहते हैं, जब गुलामी लंबी हो जाती है तो गुलामी मीठी लगने लगती है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि दुनिया का गुलाम अपनी गुलामी से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो भारत का गुलाम है वो अपनी गुलामी का जश्न मना रहा है, आनंद मना रहा है। तो ओबीसी भी उसी प्रकार का गुलाम है, एससी में भी तमाम ऐसे गुलाम है, एसटी में भी तमाम ऐसे गुलाम है, और ओबीसी में ये संख्या बहुत ज्यादा है जो गुलामी का जश्न मना रहे हैं। जश्न क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं हो रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है। जब ज्योतिबा फूले ब्राह्मण की बारात में गए और उनको धक्का मार के बाहर किया गया, ज्योतिबा फूले दुखी हुए, तो क्या ज्योतिबा फूले पहले आदमी थे उनको धक्का मारा गया? क्या ज्योतिबा फूले के पहले किसी का अपमान नहीं हुआ होगा? ज्योतिबा फूले के पहले हजारों लाखों लोगों का अपमान हुआ रहा होगा, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था। हमारा आपका काम क्या है? ज्योतिबा फूले को एहसास हुआ, ज्योतिबा फूले ने लाखों लोगों को एहसास कराया। और हमारा आपका क्या काम है? हमें आपको इस गुलामी का एहसास हुआ है तो हम अपने समाज के लाखों करोड़ों लोगों को एहसास कराएं। क्योंकि ज्योतिबा फूले को जब एहसास हुआ कि मैं भी आदमी, ये भी आदमी, मगर ये कह रहा है कि तुम ब्राह्मण की बारात में कैसे आ गए और हमें अपमानित किया, तो वो दुखी हो गए। और जब उन्होंने देखा कि जिनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बंधा हुआ है वो खुशी खुशी जा रहे हैं, उनको लगा इनको क्यों नहीं हो रहा, हमको दुख हो रहा है, इनको क्यों नहीं हो रहा। तो ज्योतिबा फूले ने को लगा कि मेरे अंदर एहसास स्वाभिमान की भावना पैदा हुई है, मैं पढ़ा लिखा हूं, स्वाभिमान है, इसलिए मुझे एहसास हुआ। तो ज्योतिबा फूले को समझ में आया कि इनमें भी एहसास पैदा करना पड़ेगा, तब ये परिवर्तन के लिए पड़ेगा। बाबा साहब क्यों गए कालाराम मंदिर सत्याग्रह करने के लिए, चौधार तालाब सत्याग्रह करने के लिए? क्या बाबा साहब पानी पीने के लिए गए? क्या बाबा साहब मंदिर में जाने के लिए गए थे? बाबा साहब की बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे, तो बाबा साहब कहे चलो हमारे साथ। तो बाबा साहब ने दिखा दिया, देखो अब तुमको पिटाई हो गई ना, तुम कह रहे हो ये हमारा धर्म है, देखो ये तुमको मंदिर में घुसने देते, पिटाई हो गई ना। जिस तालाब में जानवर पानी पीते हैं, पशु पक्षी पानी पीते हैं, तुमको पीने देते हैं, पिटाई हो गई ना। एहसास कराना। अभी इटावा में पिटाई हुई तो प्रदेश में बहुत लोगों को एहसास हो गया, बहुत लोगों को एहसास हो गया। तो ये इसका मतलब मैं पिटाई के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन हमें एहसास कराना होगा। बहुत लोग पीटे जा रहे हैं मगर एहसास नहीं, बहुत दिन से गलत हो रहा है इसलिए उसकी आदत में ढल गई, उसको समझ में ही नहीं आता कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ज्योतिबा फूले ने ये तय किया। आज क्या तय कर रहे हैं? आज ओबीसी को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू की लड़ाई। ज्योतिबा फूले ने तय किया कि हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई शूद्र अतिशूद्र बनाम सेठ जी भट्ट जी की लड़ाई है। ज्योतिबा फूले ने तय किया। ब्राह्मणेतर लड़ाई है। ज्योतिबा फूले ने एक लाइन खींची, ब्राह्मणेतर लड़ाई है, मतलब ब्राह्मणों को छोड़कर ब्राह्मणों के इतर जो हैं उनकी लड़ाई है। इससे ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था बनाई, इससे किसकी? ब्राह्मणों के इतर जो लोग हैं उनकी लड़ाई। आज ही थोड़े हो रहा। ज्योतिबा फूले ने जब शुरू किया कि हम अपने हिसाब से करेंगे सारे कर्मकांड, तो ब्राह्मण कोर्ट चले गए। और ज्योतिबा फूले ने जब कोर्ट में बहस किया तो ब्राह्मण हार गए। और ज्योतिबा फूले ने लिखा कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। और ज्योतिबा फूले की विरासत को छत्रपति साहू महाराज ने आगे बढ़ाया। ये कड़ी है फूले साहू अम्बेडकर की, अलग अलग नहीं है कि कोई फूले को लेकर चलेगा, कोई साहू को लेकर चलेगा, कोई अंबेडकर को लेकर चलेगा। ये अलग अलग नहीं है। आप जाति के आधार पर इनको नहीं बांट सकते, ओबीसी एससी के आधार पर नहीं बांट सकते। एक लड़ाई है, 108 साल का संघर्ष है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान आया। और हम बोल रहे हैं और आप आसानी से बैठकर सुन रहे हैं।
जो लड़ाई 1848 में ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख ने शुरू किया, उस्मान शेख ने शुरू किया, उस लड़ाई को छत्रपति साहू महाराज ने आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि साहू महाराज को भी अपमानित किया। साहू महाराज जब नहाने के लिए गए तो ब्राह्मण गायब था, और राजा के नहाते समय ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा जो है मंत्र पढ़ा जाता था, ऐसी व्यवस्था थी। तो राजा के आदमी ने कहा पुरोहित तो है ही नहीं। राजा ने कहा जहां है, जिस हालत में है, उठा कर ले आओ। और राजा का आदेश, आदमी दौड़ पड़े। पता चला कि एक वेश्या के घर में पड़ा हुआ है, वहां से जिस हालत में था उसको उठा कर लाए, और उसी हालत में वो पुराणों का मंत्र पढ़ने लगा। तो राजा के आदमी ने कहा कि ये तो गलत कर रहा है, राजा के स्नान के समय वेदों का मंत्र पढ़ा जाना चाहिए और इसको नहाकर शुद्ध होकर आना चाहिए। साहू महाराज ने कहा क्यों पुरोहित ऐसा कर रहे हो? कहा हाँ महाराज। कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा जैसे आप शूद्र होकर के राजा बने हुए हैं, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है, मगर आप बने हुए हैं, वैसे मैं भी बिना नहाए और वेदों की जगह पुराणों का मंत्र पढ़ रहा। तो साहू महाराज को अपमानित किया। और साहू महाराज ने जो सत्य शोधक परंपरा ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, सत्य शोधक, सत्य की शोध करो, तो सत्य शोधक की ऑफिसें गांव-गांव में खोल दिया, सत्य शोधक का काम बढ़ा दिया। और जब साहू महाराज को पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ऐसे नौजवान हैं जिनकी पढ़ाई पैसे के अभाव में रुक रही है, तो साहू महाराज बाबा साहब अंबेडकर के पास में गए, खुद चल कर गए। राजा थे, राजा के पास लोग मदद मांगने के लिए आते, राजा नहीं जाता है। राजा गया बॉम्बे में जहां बाबा साहब अंबेडकर रहते थे, और जाकर कहा यहाँ अंबेडकर रहते हैं। बाबा साहब दौड़े दौड़े आए, करे महाराज कैसे यहाँ पर आ गए, हमको बुला लिया होता हम आ जाते। तो महाराज ने कहा आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, हम आपकी मदद करेंगे। और फिर जब पैसा कम पड़ा तो बड़े संकोच में बाबा साहब ने लिखा, क्योंकि बाबा साहब भी संकोच कर रहे थे महाराज को लिखने के लिए कि अभी तो मदद किया था, फिर से लिखना। तो फिर बाबा साहब ने संकोच में लिखा कि आप हमको 200 पाउंड दे दें, हम भारत में आकर वापस कर देंगे। तो साहू महाराज ने उनको भेजा और उसके साथ लेटर लिखा कि अगर और भी आगे जरूरत पड़े तो आप निसंकोच बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे पूरी तरीके से। और इतना ही नहीं किया, जब मानगांव परिषद लगा तो साहू महाराज ने कहा कि आप लोगों को बधाई, आपको आपका नेता, आपका मसीहा मिल गया है। आने वाले समय में अंबेडकर पूरे देश के नेता हो। हमारे महापुरुष तो मिलकर लड़ रहे थे, आज हम ये जाति का, वो जाति का, वो जाति का, वो जाति का ये लेकर घूम रहे। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की साझी लड़ाई है। चाहे आप प्राचीन भारत देख लो, चाहे मध्यकालीन भारत देख लो, चाहे आधुनिक भारत देख लो, हम लोगों ने मिलकर लड़ा है। और जब हम लोगों ने मिलकर लड़ा है तो हमें अधिकार मिले, और जब हम आपस में लड़ेंगे तो अधिकार खत्म हो जाएंगे। दुश्मन हमारा चाहता है कि आपस में लड़े। अभी ओबीसी की पिटाई हुई इटावा में, टीवी पर बैठकर बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं, अरे वो एक पार्टी की जाति का आदमी है, मतलब वो ओबीसी नहीं है। तो हमको आपस में विभाजन करना चाहते हैं, और विभाजन करके अभी कौशाम्बी में जो पाल बघेल लड़की थी उसके साथ में क्या हुआ, हम लोगों ने पूरे देश में आंदोलन की, पूरे प्रदेश में आंदोलन किया। फिर सिंह लिखने की वजह से चित्रकूट में एक पटेल की पीट कर ब्राह्मणों ने हत्या कर दी, बदायूं में। तो ये घटना नहीं है, बनारस में जो बिहार की लड़की के साथ हुआ, तो आपके साथ होता है तो वो चाहते हैं आप जाति का मुद्दा उठाओ। तो हमें यह तय करना है कि हम ओबीसी, एससी, एसटी के लोग एकजुट होकर के लड़ने का काम करेंगे। और इस देश में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। क्योंकि ये जो 52% को गुमराह करके रखा हुआ है, 52% लोगों को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं।
धीरे धीरे ही सही मगर लोग जाग रहे हैं और इसलिए उनकी बेचैनी बढ़ रही है। तो ये बेचैनी कम होने वाली नहीं है, आने वाले समय में इसको और बढ़ाएंगे। साथियों, इतना ही इस मौके पर कहना चाहते हैं, चूंकि आप लोग दूर दूर से आए हैं तो लंच भी आप लोगों को चाहिए, तो लंच का ब्रेक किया जा रहा है आधे घंटे के लिए और फिर बाकी बातें दूसरे सेशन में करेंगे। आप लोगों ने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।